बाबूबढ़ी विधानसभा के अंतर्गत बाबूबढ़ी गांव में अंतर्गृह चर्चा परिचर्चा में बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोग के बीच हमारे बड़े भाई और नेता श्री सुनील मंडल जी बैठे हुए हैं और हमारे परम मित्र और व्यवसायी निशांत कुमार हमारे बीच बैठे हुए हैं। ये दोनों अभी जन सुराज से जुड़े हुए हैं और जन सुराज पार्टी में किसी न किसी पद पर बैठकर अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला सवाल होगा सुनील भाई जी से। जिस तरह से अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है और जैसा परिकल्पना करके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने एक तरह से राजनीति का देखने का जो नज़रिया था लोगों को, उसको बदल कर जनता के बीच में जिस तरह से राजनीति चलता है उससे दूर हट के सोचना सिखाया था और किसी न किसी रूप से उनका घोटालों में आना, जेल जाना, जिससे लोगों के दिल में बहुत ठेस पहुंची है। सो क्या यह जन सुराज पार्टी भी उसी तर्ज पे बनी है जैसे नायक सिनेमा में अनिल कपूर को दिखाया गया था, जो एक दिन में आकर के एक राज्य का कायापलट कर देना। लेकिन यह फिल्म तो है नहीं, यह हकीकत जीवन है और इसमें एक पार्टी से आम आवाम को धोखा मिल चुका है। तो हम यह कैसे मान लें जो जन सुराज आने वाले दिनों में अगर सत्ता में आती है तो लोगों को उसका फायदा होगा, या फिर लोग आम आदमी पार्टी को जिस तरह से आज नकारा है उसी तरह जन सुराज को भी नकारा। इस पर हम आगे की राय लेंगे सुनील भाई जी से। भाई जी बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं एक बात बता देता हूं आपको कि अरविंद केजरीवाल के विषय में जो आप तुलनात्मक बात बीच में लाई है। अरविंद केजरीवाल जी चूंकि अन्ना आंदोलन से उजड़े हुए चीज़ है। अन्ना आंदोलन का जो भी सिनेरियो बना था, उसका जो अचीवमेंट पाने का समय आया था, उसमें कहावत है कि जब आप चर्चा सुने टीवी पर तो कहता है कि लोग अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तार जोड़ करके नेतागिरी शुरू किए थे और उसको एक बड़ा व्यापक आंदोलन का रूप दे करके और उसमें पहली बार लाया था और पहली बार उस आंदोलन के माध्यम से ही अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आ गए थे। देखिए, वो एक अलग चीज़ है। आपने एक प्रश्न ये किया था कि प्रशांत किशोर जी किस तरह से बिहार में जब सत्ता में आएंगे तो कैसे विश्वास किया जाएगा। आपका परिप्रेक्ष्य कहने का यही था, भावना यही था कि अरविंद केजरीवाल की तरह मैंने कसम खाया था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मैं एक बात आपको कहता हूँ, आज देश में जितनी पार्टी है, चाहे वो मैंने मोदी जी के 2012 का गुजरात का उपचुनाव याद कर लीजिए, फिर 14 का लोकसभा का चुनाव याद कर लीजिए, जब सेंटर में सरकार बना, प्रचंड बहुमत से सरकार बना था। और गाहे बगाहे आप किसी भी सभा में सुने होंगे कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मेरा वो प्रोफेशनल लाइफ था कि मैं मोदी जी का भी मदद किया था 2012 की सरकार बनाने में, फिर 14 में जो सरकार बनी थी भारत सरकार में, सेंट्रल का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें मैंने सारा का सारा चीज़ मैं ही बनाया था। आप सुने होंगे एक स्लोगन आया था कि मोदी मोदी, ये प्रशांत किशोर जी का उपज था। उसके बाद 15 आ जाइए, 15 में उनको नीतीश कुमार जी बहुत रिक्वेस्ट करके बिहार लाए थे। नीतीश कुमार जी का स्थिति बहुत खराब था। उसमें भी एक स्लोगन दिया गया था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और वो महागठबंधन की सरकार बनी थी, लालू और नीतीश को एक मंच पर ला करके और फिर उसको एनडीए को हरा करके कैसे दोनों को एक मंच पर ला करके प्रचंड बहुमत से फिर 2015 में सरकार बनाई थी। फिर 16 में आप आ जाइए कि 16 में जब वहाँ वेस्ट बंगाल की चुनाव हुई थी, उसमें भी प्रोफेशनल रूप से प्रशांत किशोर जी काम किए थे। उनका भी हुआ था। उनका मैंने एक लाइन में वो कहे हुए थे कि बीजेपी को 100 सीट नहीं आएगा, बंगाल में नहीं आया। तो उनका जो काम करने का तरीका है, काम करने का तरीका लोगों ने देख लिया है। मतलब जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं प्रशांत किशोर जी कि मैंने थिंक टैंक है, उसको उन्होंने साबित कर दिया है देश में। चाहे कई चीफ मिनिस्टर है, जैसे केजरीवाल जी को ही जिस समय वो इससे पिछले बार मदद किए थे, स्टैलिन को मदद किए थे, झारखंड में मदद किए थे, पंजाब में मदद किए थे। तो बहुत मैंने उनके काम को लोगों ने पूरे देश में गाहे बगाहे देख लिया गया है। अब आ जाइए बिहार में। उनका जो सपना है एक बिहार का कि बिहार में हम काम करेंगे, बिहार को बदलेंगे, और बिहार के बदलने के लिए हमको पूरे बिहारी को जगाना होगा, बिहारी स्वाभिमान को जगाना होगा। बिहार के जो लोग बिहारी को गाली देता है आज बाहर में, उसको खत्म करना होगा। बिहार के लोग जो रोजगार के लिए दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को कैसे हम रोकेंगे, बिहार में कैसे रोजगार सृजित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी केवल समस्या बताते हैं।
प्रशांत किशोर जी समाधान भी बताते हैं उस दिशा में कि हम बिहार में अगर शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाएंगे तो किस स्तर से हम करेंगे काम कि हमारा माने शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय हो जाए। माने प्रशांत किशोर जी अगर बताते हैं कि 3 चीज, आपको याद होगा कि 3 चीज पर वो फोकस किए हुए हैं कि लोगों को जीवन यापन के लिए 3 चीज चाहिए, या तो घर पे जमीन हो जिसको जोत करके लोग अपना जीवन यापन कर सके, दूसरा चीज है जो लोगों को बिजनेस करने का पूंजी हो, तीसरा चीज है कि शिक्षा है, कि शिक्षा को बनाया जाएगा तो गरीब का भी बेटा अगर शिक्षित हो जाएगा तो कोई ना कोई रोजगार अपना ढूंढ लेगा, वो 10 से 20 हजार के बीच में रोजगार ढूंढेगा, उस रोजगार से उसके परिवार की भरण पोषण की जाएगी, उसका भरण पोषण होगा, लोगों का पलायन रुकेगा। 10 से 20 हजार का नौकरी बिहार में फिर कैसे होगा, इसके लिए भी उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से उद्योग धंधा लगाया जाएगा। तो आप उस चीजों को थोड़ा सा अंदर में ले जाकर के देखिए कि प्रशांत किशोर जी उस बात को हमेशा बताते रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक मुद्दा पर मैंने एक जगह ये बता करके और चुप हो गए फिर दूसरा मुद्दा पकड़ लिया, नहीं, उस चीजों को बताते आ रहे हैं और उसका आज भी वही प्रिंसिपल कायम है कि मैं उस पर काम करूंगा। उनका जो 5 सिद्धांत है जिस पर वो काम करना चाहते हैं वो काम करेंगे, उनको वो शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाएंगे, वो पलायन को रोकेंगे, वो उद्योग धंधा बिहार में कैसे लगेगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ जो राजनीतिक परिदृश्य खराब हो गई है कि आज नेता का ही बेटा नेता हो सकता है, किसी गरीब का बेटा नेता नहीं हो सकता। ये शब्द अभिशप्त होते जा रहा है कि कोई गरीब का बेटा वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके विषय में प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि अगर उस पर क्षमता है, उनकी योग्यता है और उस पर काम करने की इच्छा शक्ति है तो वो उसको भी मैं टिकट जनस्वराज देगी। अगर उसके पास में खर्चा नहीं है तो जनस्वराज के खर्चा से वो चुनाव लड़ेगी, वो चाहे एमएलए का चुनाव हो चाहे एमपी का चुनाव हो। और इस बीच में वो घोषणा कर दिए हैं तो चूंकि 2025 में यहाँ नवंबर में विधानसभा के चुनाव हो, 2026 में पंचायती राज का चुनाव है, तो उसमें भी उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मैं पंचायती राज तक लोगों का मदद करूंगा और गरीब के बेटा को जिसमें क्षमता है उसको मैं जिता करके ले आऊंगा सदन तक। अब मेरा दूसरा प्रश्न है हमारे मित्र निशांत कुमार से। आप व्यवसायी हैं और आप जमसुराज से जुड़े हैं और आजकल लोगों का मानना है, लोगों के कहने का सेंस है हमारा जो नेताओं का, जो नेता होते हैं छोटे या बड़े, व्यवसायी को हीन दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई व्यवसायी किसी पार्टी से जुड़ जाए तो उस पर बहुत तरह का कटाक्ष होता है, वो चाहे देश स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो या फिर गांव में भी मुखिया के स्तर पे हो। आप पार्टी से जुड़े हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इस विषय में स्पष्ट है कि अभी तक जो भी बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं या जो भी चीज़ हम लोग समझ रहे हैं और जो भी चीज़ हम लोगों के सामने परोसा जा रहा है तो उसमें हमारी शिक्षा की स्तर हो या समाज को देखने का जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं से तय होती है, हमारे मीडिया से तय होती है। और इस परिदृश्य में और इस मीडियावादी और राजनेताओं के कहने पर जो समाज का जो रुख बनता है किसी भी प्रोफेशन के प्रति या किसी भी व्यवसाय के प्रति, तो एक बात सदैव आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्थिक समता के बगैर किसी भी प्रकार की समता की बात करना बेईमानी होगी। और ये समाजवाद का जो है सो सबसे लोकप्रिय नारा भी रहा है और इसे हमारे जो समाजवाद के सबसे अच्छे नेता माने जाते हैं डॉक्टर लोहिया भी इस बात को कहते हैं। तो समाज में आर्थिक स्थिति को अगर उज्जवल करना है किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का, तो उस कंडीशन में आपको जो है सो सबसे पहले उसके उद्यमशीलता के ऊपर, उसके व्यापार के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। और यही बेईमानी जो है ये बिहार के आम आवाम के साथ सदियों से होता आया है कि बिहार का आम आवाम किस प्रकार से मजदूर बन करके रह जाए, किस प्रकार से खेतिहर बन करके रह जाए, दूसरे के फैक्ट्री में जाकर के काम करे, दूसरे जगह पलायन होकर के काम करे, महाराष्ट्र के अंदर गुर्बत की जिंदगी जिए। इस बात के लिए प्रेरित किया गया, हमको ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया हमारे राजनेताओं के द्वारा कि हमारा समाज इससे आगे सोच ही नहीं पाया। और जब जब यह अंतर समाज में बढ़ेगी तो ये मानव का एक मनोविज्ञान है ऐसा
कि वैमनस्यता की भावना समाज में पैदा होगी अगर अंतर इतना हद तक बढ़ेगा तो। लेकिन इस अंतर के लिए कितना हद तक हम जिम्मेदार हैं और कितना हद तक जो यहाँ का सिस्टम है, जो यहाँ के राजनेता हैं, जो यहाँ की पॉलिसीज तय होती है, वो कितना जिम्मेदार हैं। आपको मैं एग्जाम्पल से एक छोटा सा बात समझाने का कोशिश करूंगा। आपने अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया था सुनील भैया से कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर जी में आपने तुलना किया था, तो मैं इस संदर्भ में आपको ये बतलाना चाहूंगा कि आप दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र को देखिए। दिल्ली आज से विकसित नहीं है, वो सदियों से, दशकों से जो है सो विकसित है और हमेशा से राजधानी के तौर पर जाना जाता है। हमारे बिहार को देखिए, उसी जगह पर बिहार शिक्षा के नाम से फेमस हुआ और आज जो है सो क्राइम के नाम से पूरे विश्व में फेमस किया जा रहा है। आज उस शिक्षा के स्तर को यहाँ पर नीचा गिराने के लिए कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी, हमारे राजनेताओं की पॉलिसी जिम्मेवार है। हम उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आज हमारे बीच प्रशांत किशोर जी का जो नारा है, प्रशांत किशोर जी का जो कहना है, उन्होंने जो मुखर रूप से जो आवाज उठाया बिहार का, वो ऐसा हकीकत है जो हम हजम नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत जी के द्वारा जो भी बातें कही जा रही है, आप उसको थोड़ा सा गौर से उसको समझने का कोशिश कीजिए कि यह बिहार का परिदृश्य कब बदलेगा, हर हाथ रोजगार हमको कब मिलेगा। आप कभी गौर किए हैं कि एक छोटा सा स्टेशन हम लोगों के मधुबनी जिला में जयनगर जाती है, देश के लिए जितना भी ज्यादा ट्रेन खुलता है, पूरे छोटा स्टेशन से सबसे ज्यादा ट्रेन दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, गुजरात के लिए, साउथ के लिए, हर एक साइड के लिए ट्रेन जयनगर जैसे छोटे अनुमंडल के स्तर से यहां से खोला जाता है। आपको क्या लगता है कि यहां से हमारे बिहार का उत्पादन को जो है इस ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है? नहीं। आप जब इसको गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे मधुबनी से, हमारे मिथिलांचल से, हमारे जितने भी जो पूर्व साइड के जो हमारे जिला वाले हैं, इन सब के यहाँ से गाड़ी में जानवर की तरह ठूस ठूस करके मजदूर को जो है सो दूसरे राज्य में भेजने का काम किया जा रहा है। और अगर यह स्थिति पैदा हुई हमारे राज्य के अंदर या हमारे जिला के अंदर, मिथिलांचल के अंदर, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानेंगे? प्रशांत किशोर जी तो अभी 2 साल पहले आए हैं, वो हमें अभी हम अपना औकात दिखा रहे हैं कि हम यहाँ हैं, और उस औकात को देख करके जो वर्षों से जो सत्ता में मदान बैठे हुए लोग हैं, उनको चिलमिलाहट पैदा हो गई है। उस चिलमिलाहट से आप भी अगर बौखला जाएंगे तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। हम आम आवाम से, इसीलिए आम आवाम को ये चीज समझना होगा कि भाई हम आखिर इतने पीछे अगर हैं तो हम किस बात के लिए इतने पीछे हैं। आप जिस जगह पर हम लोग बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं, हमारे बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र का 80% जमीन, आज भी 80% जमीन ऐसा है जो वेल एक्यूपाइड, पूरा ही ऑर्गेनाइज्ड तरीका से एग्रीकल्चरल यूज में लिया जा सकता है। लेकिन संसाधन के नाम पर, कृषि संसाधन के नाम पर आप हमको 5 ठो काम जो है सो इस पूरे 70 साल 80 साल के आज़ादी के बाद हमको ऐसा दिखाइए जो आपको व्यक्तिगत तौर पर आपको मिला हुआ हो। आपको वो नहीं है। आप पूरे विधानसभा के तौर पर आप देखिए कि हमारा जितना प्रतिशत मजदूर भाई यहाँ से जा करके बाहर जा रहे हैं या काम धंधा कर रहे हैं किसी भी जगह, ज़्यादातर लोग मजदूरी ही कर रहे हैं। या अगर वो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी अगर यहाँ से पलायन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है सो मूल रीजन यही है कि हम उस टाइप के व्यापार को, उस टाइप के उद्योग को आज तक इस जगह पर स्थापित करने में हम लोग नाकाम रहे हैं। तो यह नाकामी अगर बाबूबढ़ी विधानसभा जैसे सुदूर एरिया में है तो यह जो है सो पटना के केंद्र में भी यही चीज प्रचलित होगी, क्योंकि जब जब गांव को अवहेलना के नजर से देखा जाएगा तब शहर के विकास का परिकल्पना आप नहीं कर सकते। आज हमें कर्ज में धकेलने का योजना हो या किसी भी चीज का योजना हो, आज गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। आप एक चीज, आप छोटा सा एग्जाम्पल से आप लीजिए, 500 करोड़ या 534 करोड़ सरकार के बजट के हिसाब से या सरकार के हिसाब से ये बहुत छोटा रकम है। बिल्कुल, किसी भी योजना में आप देखेंगे तो इतना रकम में एक छोटा सा सड़क बनता है, सरकार के नजर में छोटा सा ही होता है। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का एक सड़क का उद्घाटन होगा या सड़क बनेगी, पुल बनेगी, तो 500-700 करोड़ की योजना चली जाती है। मुझे एक चीज बताइए कि 1 करोड़ रुपया के अंदर एक बहुत अच्छा यूनिट का सेटअप किया जा सकता है, किसी भी जगह पे किसी भी अच्छा उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। उस उद्योग के अंदर उसी जगह का 50 आदमी तो मिनिमम रोजगार पा सकता है। अगर सरकार हमें रोजगार देने के प्रति इतनी सजग होती, हमें उद्यमता को विकसित करने के लिए इतनी सफल होती, तो हमें कर्ज नहीं देती।
रोजगार देती। सरकार ऐसा योजना लाती कि 534 अंचल अगर पूरे बिहार के अंदर है तो एक साल में एक यूनिट लगाने के लिए अगर हम 1 करोड़ रुपया की धनराशि को देते हैं तो 534 करोड़ रुपया हमको इस मद में खर्च करना पड़ेगा और हर प्रखंड के अंदर 1 यूनिट 1 वर्ष में तैयार होगा। उसके लिए पात्रताएं ये तय की जाए कि जो भी यूनिट उसको बनाएगा उस यूनिट में बिहार सरकार अपना खुद का 49%, 40%, 50%, 51% जिस प्रकार से पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत सरकार का उपक्रम में काम करती है उस प्रकार से एक कंपनी का गठन हो और उस कंपनी में जिस भी चीज का वो ये नहीं देखे कि कौन सा धंधा करना है, बस धंधा को चुनाव करने के लिए। आज आपको शार्क टैंक एक बहुत ही मशहूर टीवी शो अभी चल रहा है, आप लोग देखते होइएगा कि उसमें लोग आते हैं पिच देते हैं। हर एक विधानसभा में ये पात्रताएं देनी चाहिए कि उसी विधानसभा का आदमी हो और उसी आदमी का 10 आदमी 15 आदमी का एक टीम एक कंपनी का निर्माण करे और उस कंपनी में बिहार सरकार अपनी साझेदारी ले ले। उसको रन करने के लिए लोकल अथॉरिटी बॉडी से एक आदमी को दे दे, उसमें एक जो है स्वतंत्र डायरेक्टर बिहार सरकार अपना नियुक्त करे और हर एक प्रखंड में हर एक वर्ष एक रोजगार लावे। तो 5 वर्षीय योजना के अंदर अगर हर विधानसभा में 5 ठो ऐसा अगर यूनिट खुलता है तो आप थोड़ा कल्पना करके देखिए कि आने वाले 15 साल में बिहार का क्या स्थिति होगा। बिल्कुल 2 चीज इसमें मिलेगा निशांत जी, रोजगार भी मिलेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर 2500 करोड़ का यूनिट आज जो हम अगर इस योजना को शुरू करते हैं और 2500 करोड़ की यूनिट अगर पूरे बिहार के हर एक विधानसभा लेवल पर हर एक प्रखंड लेवल पर अगर ये हर साल एक एक यूनिट को स्थापित कर दिया जाए तो 15 साल में बिहार का कायाकल्प पलट हो जाएगा। तो आपको इन चीजों को समझना होगा। हम अगर पिछड़े हुए हैं, हमारी आवाम अगर पिछड़ी हुई है, हमें अगर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, हमें बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, आपको देखिए मुखरता से इस बात को आवाज उठाना पड़ेगा आपको। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, हम जैसा आप जैसा कोई भी एक आदमी जिसका मासिक इनकम घर का 30,000 प्लस है वो 8वां क्लास से नीचे अपने बच्चों को किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये बरसों के अंदर हमारे दिमाग में इस टाइप का इन्होंने पॉलिसीज ऐसा बनाया, इन्होंने व्यवस्था ऐसा किया कि हमें अंतरात्मा से इस बात को कबूल कर लेना पड़ा है कि हमारा बच्चा अगर प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा तो उसका भविष्य आप इसको स्लो पॉइजनिंग कह सकते हैं जो बहुत दिन से और धीरे धीरे करके इस संपूर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम जो है सो अभी तक राजनेताओं के द्वारा और जिनके हाथ में, हम किसको बोलेंगे, हम तो सिस्टम को बोलेंगे, तो सिस्टम के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो इसमें आपको इस बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि जब तक औद्योगिकीकरण नहीं होगा क्षेत्र का, जब तक उद्योग धंधा स्थापित नहीं होगा, जब तक आप उद्यमशीलता के स्तर पर बात नहीं करेंगे, हम रोजगार की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं रोजगार की बात इसलिए नहीं कर सकता हूं कि रोजगार का मतलब ये भी होता है कि किसी को हम धान काटने के लिए खेत में भेज दे, उसके लिए भी रोजगार है। लेकिन क्या उसकी क्षमता धान काटने की थी? नहीं। हमें यह देखना पड़ेगा। जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसको काम उसके क्षेत्र में मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने बीवी बच्चा और धिया पुता के साथ जो है सो रह करके अपने घर परिवार में रह करके अपने वृद्ध माँ बाप का सेवा करके वह सामाजिक सुख भी ले सके, समाज में भागीदारी भी बन सके और उसको अपना तमाम जीवन का एक जो उसका पूरा, आप कोशिश करके देखिए ना, 22 साल 25 साल के एज में आपकी शादी होती है, शादी के बाद जो आपका छोटा छोटा बच्चा होता है उसको छोड़ करके आप चले जाते हैं। गांव घर में ऐसा दिन दूर नहीं है, अगर ऐसा होगा तो आप किसी भी गांव में चले जाइए, बाबूबढ़ी विधानसभा के किसी भी सुदूर गांव में चले जाइए बाजार को छोड़ करके, तो आप प्रायः यह देखेंगे कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वो पुरुष कहाँ है? तो देखेंगे नहीं, तो ऑन रिकॉर्ड, क्या वो समाज इसका नहीं है? वो तो ऑन रिकॉर्ड भी है। हम लोग जब वोट गिराते हैं तो उसमें ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। और जब हमारी विधानसभा की इलेक्शन होती है तो हमारे नेता लोग उसका टिकट बनवाते हैं कि आप आइए हमको वोट दीजिए, और हम लोग उसको बड़े शान से वोट दे करके जिताते भी हैं। बिल्कुल, उसके बड़े शान से हम लोग वोट दे करके जिताते हैं, उससे पैसा लेकर के उसके पैसा से चले जाते हैं, मुर्गा भात भी खाते हैं, उसको वोट दे करके चले जाते हैं, वोट दे करके फिर से हम चले जाते हैं बनवास के लिए, और हमारा यहाँ पर जो है सब तरह से सत्यानाश किया जाता है। ये जो सत्यानाश करने का जो पॉलिसी है उस विचारधारा को बदलना है। इसी पर मेरा अगला सवाल है। इस विचारधारा को बदलने के लिए, एक मिनट, इस विचारधारा को बदलने के लिए जो मुहिम प्रशांत किशोर जी के द्वारा चलाया गया है, उस मुहिम में हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आएंगे एक दिन में तख्ता पलट कर देंगे और हमको अमेरिका बना देंगे। ऐसा कौन कहेगा? लेकिन अगर परिवर्तन की बात है
तो हम लोगों ने लालू जी के भी सरकार को हम लोगों ने तो बहुत नजदीक से नहीं देखा, हो सकता है हमारी उम्र उस समय बहुत छोटी रही होगी, जो सुनते आए हैं, जो परिचर्चाएं होती रहती है। लेकिन नीतीश जी का शासन हमको बखूबी पूरा याद है। आपको मालूम है कि 2006-07 में हमारी शादी हुई थी साथ में, तो उसी समय में इनकी सर्वप्रथम 2005 के आसपास में सरकार भी बनी थी। तो मुझे इनका पूरा कार्यकाल याद है। उनके स्तर से जो कार्य हो रही है उसको भी मैंने देखा है, और पीछे जो कार्य उन्होंने करके जो लालू जी ने दिया था वो भी हम लोगों के सामने आया, और अभी जो चल रहा है इसमें केवल जाति के ऊपर बात कर लेने से, केवल आरक्षण के ऊपर बात कर लेने से, केवल धर्म के ऊपर बात कर लेने से हमारा दीन जो है वो हमारा दीन नहीं बदल रहा है। उस दीन को बदलने के लिए अब जरूरत है कि आम आवाम को इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमें किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है।